तो क्या आप नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद कहेंगे कि जिंदाबाद या जय हो? जय हो कहेंगे कि मुर्दाबाद कहेंगे? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर्वप्रथम हम इस 2 अक्टूबर के सुनो रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, वाइस प्रिंसिपल सर, हमारे टीचर स्टाफ, हमारे राय जी, हमारे श्रीराम भैया, हमारे पांडे जी और प्यारे बच्चों, महिला स्टाफ, आप लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाइयां। और ऐसे 2 महापुरुष एक साथ ही जन्म उत्सव हम लोग मना रहे हैं। एक जो एक लोग लग जाए रिकॉर्डिंग के लिए, एक जो महात्मा जिन्हें कहा गया महात्मा सन्यासी जीवन, और एक ऐसा नेता लीडर जो सादगी का मूर्त थे। वीडियो ऑडियो दोनों रिकॉर्डिंग, वीडियो ऑडियो, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। हमारे सर ने बहुत अच्छा सवाल पहले ही अटैक कर दिया, गोली चला दी। अक्सर हम लोगों में होती भी रहती है, और हमारी तो वो हाल हो गई है जिस तरह जब महाभारत था संगनाद हो गया, कृष्ण उनके सारथी थे, अर्जुन के संगनाद हो गया, अर्जुन अब शुरू करो, लड़ाई शुरू करो। देखो तुम्हारे सामने लोग खड़े हुए हैं। अर्जुन जब देखने लगे, अरे बाप रे बाप, यहाँ भीष्म पितामह हैं जिनकी के गोदी में मैं खेला, यहाँ हमारे गुरु हैं द्रोणाचार्य जी, मैं बाण कैसे चलाऊंगा? वही आज मेरी भी हाल हो गई। बच्चों, मैं कहा भी करता हूं, मैं इस विद्यालय में बहुत दिनों से हूं, लेकिन 2-3 टीचर से मैं बड़ा प्रभावित हूं। यह ड्यूरेशन टीचिंग, कुछ न कुछ सीखता रहता हूं, और उसी अर्जुन की तरह मेरी भी हाल है इस समय कि मेरे सामने तो मेरे गुरु जी ही खड़े हैं, क्योंकि मैं मानता हूं। और हमारे बहुत जो है हमको मोटिवेशन भी करते हैं, हमारी मदद भी करते हैं, हमको समझाते भी हैं। तो वही हाल है आज आप समझा। लेकिन यहाँ विचारों की बात है। मैं सर से क्षमा चाहूंगा अगर कुछ मेरी मुंह से अगर निकल जाएगा कुछ तलखी बड़े सब। तो सर ने कहा कि गोडसे को आप क्या कहेंगे, मुर्दाबाद कहेंगे, जय हो कहेंगे या जिंदाबाद कहेंगे? सबसे पहले हम आते हैं अपने भारत पर। हमारा जो भारत है, हमारा भारत एक स्वतंत्र देश है, और स्वतंत्रता के साथ साथ हमारे भारत को रिपब्लिक का भी दर्जा मिला हुआ है, गणतंत्र का दर्जा मिला है, और हमारे यहाँ संविधान लागू है। और हमारे संविधान में जो पहला ही शुरू होता है जहां से, उसे कहते हैं प्रियम्बल। और प्रियम्बल में ये बातें कही गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक देश है। और जब हमारा देश एक सेकुलर है, तो हम किस तरह से गोडसे को जिंदाबाद कहेंगे? मेरी नजर में, मेरा व्यक्तिगत मत, और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो गोडसे एक आतंकवादी थे जिन्होंने देश के इतने बड़े नेता को गोलियों से उड़ा दिया। मैं तथ्य के साथ पेश करता हूं क्यों, मैं तथ्य के साथ भी पेश करता हूं क्यों। 2 मिनट सर सुन लीजिए।
और इसका रीजन क्या था? रीजन सर बताइए, आपने क्यों? हाँ, रीजन बता दीजिए, उसके बाद मैं उसका बताऊंगा। मैं भी बताऊंगा कि क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई व्यक्ति गलत है या उसके विचार गलत हैं तो हमको उसका पूरा का पूरा इतिहास जानना पड़ेगा। अगर व्यक्ति शुरू में सही है, अंत में गलत हो जाता है तो उसको हम गलत ही कहेंगे। अगर यही बात हमसे कही जाए कि आप महात्मा गांधी के बारे में जय बोलेंगे तो हम एक बार उनके आधे कार्यों के लिए जय बोलेंगे, लेकिन नाथूराम गोडसे के लिए हम जय जय बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? आप क्यों बोलेंगे? रीजन बताइए। अब वही बात हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे विद्यार्थी जो हैं जान ले इतिहास क्या है। महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 में जन्म होता है। एक संपन्न परिवार में जन्म होता है, वो गरीब नहीं थे। संपन्न परिवार में जन्म होता है और 13 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो जाता है। उनके 4 बच्चे होते हैं और 2 लाल 2 दास, ठीक, 2 लाल 2 दास। उसके बाद ये 1888 में इंग्लैंड पढ़ने जाते हैं। उस जमाने में इंग्लैंड पढ़ते हैं और ऐसो आराम से पढ़ते। आज के बच्चे कोट पैंट सूट नहीं पहन पाते, वो पूरे सूट ड्रेस के साथ पढ़ते हैं। कहीं भी उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं थी। उसके बाद वो बैरिस्टर की डिग्री लेकर के वापस आते हैं 1891 में। मुंबई में वकालत करते हैं, इनकी वकालत नहीं चल पाती है। उसके बाद एक व्यापारी के मुकदमे के लिए इनको अवसर मिलता है। ये जाते हैं अफ्रीका, वहां पर ये अच्छे कार्य किए, इस बात को हम मानते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं आधे कार्यों के लिए हम जय कहेंगे। वे 15 साल तक अफ्रीका में रहे, बीच बीच में वो भारत में भी आते रहे और पूर्ण रूप से अपना राजनीतिक कार्य 9 फरवरी 1915 से स्टार्ट किए। सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग तो 1906 में अफ्रीका में ही किया था, लेकिन यहाँ पर चंपारण में पहला सत्याग्रह इन्होंने चलाया 1917 में। 16 में ये साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। 18 में ये 2 आंदोलन चलाए, एक खेड़ा आंदोलन और मिल मजदूर आंदोलन। उसके बाद 19 आता है, 19 में खिलाफत आंदोलन चलाए और रॉलेट एक्ट के विरोध में। उसके बाद देश में एक नया मोड़ आता है जहां से भारत में बहुत सारे मतभेद उत्पन्न होना शुरू हो गए। महात्मा गांधी सन 1909 में एक पुस्तक लिखे थे, हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं अहिंसावादी हूं, लेकिन अगर कहीं हिंसा और कायरता के बीच में हमको रास्ता चुनना पड़े तो मैं कायरता नहीं चुनूंगा, हिंसा को चुनूंगा। लेकिन इन्होंने असहयोग आंदोलन में, अभी हम बताएंगे क्या कायरतापूर्ण कार्य किए। ये जो अहिंसा और सत्याग्रह का इनका नारा था, ये हिंदुओं को, हिंदुस्तान के लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करता था, उनकी सुरक्षा नहीं करता था, बल्कि अंग्रेजों को सुरक्षा देता था। अहिंसावादी नारा। अब होता क्या है, इतनी सारी घटनाएं तो सब ठीक ठाक चली। एक मिनट अभी पूछने दीजिए, अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वहां पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, अभी हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। सुनिए अभी हम तो जय के लिए कह रहे हैं ना कि हम जय क्यों करेंगे। 1 अगस्त सन 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात की गई और शुरू किया गया। इसके लिए 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया कि मतलब 1 साल में हम आजादी ले लेंगे, और तिलक स्वराज फंड स्थापित किए गए। 6 महीने के अंदर 6 करोड़ रुपया 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपया जुटा लिया गया। आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन पूरे भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था। एक मजदूर, किसान, विद्यार्थी, वकील, सभी कर्मचारी उसमें भाग ले रहे थे। आंदोलन अपने चरम पर था। आंदोलन बहुत बड़ा था और लगता था कि अभी आजादी मिल जाएगी। उस समय तत्कालीन गवर्नर रीडिंग था, वह कई बार समझौता कराने की कोशिश किया, लेकिन उसको उचित अवसर नहीं मिल रहा था। हुआ क्या, एक छोटी सी घटना घट गई। इस आंदोलन के सापेक्ष एक छोटी सी घटना घटी, इसको हम बहुत बड़ी घटना नहीं कह सकते। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर
वह 22 पुलिसकर्मी मारे गए, उसमें हिंदुस्तानी ही थे, एक ही केवल अंग्रेज था। तो ये इस आंदोलन के सापेक्ष एक बहुत छोटी घटना थी, लेकिन ये सूचना जब ये गुजरात में थे महात्मा गांधी, इनको जब जानकारी होती है तो एकाएक ये क्या करते हैं, 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन शट डाउन कर देते हैं और बहुत सारे हमारे नेता तुरंत इनके विरोध में हो जाते हैं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को अगर जेल में न डाला गया होता तो शायद उसी दौरान ही मार दिए जाते। अंग्रेज सरकार चालाकी करती है। एक मिनट सुनिए, अभी हम आ रहे हैं वहाँ पर। हाँ, नोट किए रहिए। अभी हम आप पर आते हैं, आपको खुद कहते हैं, बताइए सर। अभी हम खुद कहते हैं। अब हुआ क्या, बोल लेने के उनको बचाने के लिए कहा गया कि 6 वर्ष का कठोर कारावास होगा। अंग्रेज माहौल को शांत करवाना चाहते थे, जेल में डाल दिए, लेकिन इनको जो है 2 वर्ष के बाद अस्वास्थ्य का कारण दे करके रिहा किया गया। अब बताइए महात्मा गांधी के पीछे कौन सा ऐसा दबाव था जो एकाएक असहयोग आंदोलन शट डाउन कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दिया, सही नहीं बात है, थोड़ा भाई बैलून तेज भी करिए। ठीक है। हाँ, सबसे पहले सर का जो 3 क्वेश्चन उसमें से निकाले हैं, बता रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन था ये था कि वो संपन्न परिवार के थे, किसी क्रांति के लिए, किसी मूवमेंट के लिए, किसी देश के निर्माण के लिए। ये किस ग्रंथ में लिखा गया है कि गरीब ही होगा? भगवान राम रामायण कहते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, जिन्होंने पूरी मानवता का परिचय दिया, और भगवान उन्हें कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। क्या वो गरीब घर के बच्चे थे? वो एक राजा के लड़के थे, वो भी, और उन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो सर इससे हम सहमत नहीं हैं कि वो संपन्न परिवार के थे। संपन्न परिवार में रहना कोई बुराई नहीं, उससे व्यक्तित्व से कुछ लेना देना नहीं होता है, केवल कठिन परिश्रम, अपने अध्ययन और अपने व्यक्तित्व से प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात यह हो गई, आपने कहा कि गांधी जी यहां पर आए और उन्होंने असहयोग आंदोलन किया, उसको विड्रॉ क्यों करा, अरे वापस क्यों ले लीजिए? सर जी लोग अध्ययन करिए, देखिए। अब आपसे हम क्या कहें, आपसे बड़ा कौन है? आपको सब पता है। लेकिन जब 1888 में महात्मा गांधी जी लंदन गए थे बैरिस्टर की डिग्री लेने, वहां से पढ़ लिख कर आए, और जब भारत में आए सबसे पहले जो कट्टर थे, कट्टरवादी, नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप लोग सब नाराज मत होइएगा, ये इतिहास में है, नाम लीजिए। कट्टरवादी ब्राह्मणों ने उनका जोरदार विरोध किया। ध्यान दीजिए, सुनिए मेरी बात को बच्चों, आप भी सुनिए, क्योंकि आपके सिलेबस में है, मैंने पढ़ाया है 10th में। शांत रहिए। जब आए विरोध किए, अब आप कल्पना करिए, कोई एक नौकरी छोटी सी पा जाता है तो बगल वाला कहता, गांव वाला कहता मैं फलाने गांव का हूं, मैं उनका रिश्तेदार हूं, और इतनी बड़ी डिग्री लेकर वो आए, यहाँ इतनी कट्टर सोच थी कि उनका विरोध हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि उस समय यह था कि समुद्र पार हिंदुओं को यात्रा करना नहीं चाहिए। उस अनुसार हम तो और पीछे रह गए, आए। अब आपकी बातों पर आता हूं सर, थोड़ा हमको भी टाइम दीजिए और सुनिए धैर्य के साथ। उसके बाद आए इंडिया में, ठीक ठाक वकालत चली नहीं, जैसे आपने कहा, चले गए साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका गए तो इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, संपन्न परिवार के थे, पढ़े लिखे थे,
और जब ट्रेन में बैठे वहां का टीटी आया और ये बेचारे इंडियन ही थे। आज इंडियन में गोरे काले की भेद होता रहे, लेकिन पहले कोई कितना गोरा हो उसे काला ही कहा जाता था, यो जान लीजिए। और गांधी जी उसमें गोरे नहीं थे। और जब इनका चेक किया और 9th क्लास में हमने पढ़ाया भी है, एक्सप्लेनेशन होता था व्हाइट पीपुल एंड ब्लैक पीपुल, और ब्लैक पीपुल वाले लोग फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में अता नहीं करते थे। और ये बेचारे ब्लैक पीपुल देखा आग बबूला हो गया, इनका जितना डोकची डोकचा था, यानी बक्सी बक्सा जो था जाकर फेंक दिया। फेंक दिया नहीं फेंक दिया, आवाज नहीं। जब फेंक दिया इनका, और वही लोग इनके साथ ये बुरा बर्ताव किए थे जो इंडिया में यहाँ के हिंदुस्तानियों से कर रहे थे, यानी अंग्रेज ही वहां भी थे। और उस समय वहां के साउथ अफ्रीका के उभरते हुए नेता नेल्सन मंडेला थे, इनसे भी मुलाकात हुई, केस लड़ने गए थे, लेकिन पढ़े लिखे थे, मानवता थी इनके अंदर एक जागा कि जानवरों से भी बदतर हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और मेरे साथ हो गए। उनके साथ मिलकर फिनक्स फार्म की स्थापना किए। आप ये बताइए आंदोलन वो स्थगित क्यों किया? मैं बता रहा हूं, मैं वहीं पर आ रहा हूं सर, सुनिए पहले, आप सुनिए आराम से। मैं सिस्टम से आ रहा हूं सर, सिस्टम से होकर लंबा हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं हम लेकिन 10 घंटा चलेगा। फिनिश कर नहीं सर, आप 60 मारी नहीं सर, थोड़ा टाइम दे दीजिए बस थोड़ा। हाँ अभी कभी कहीं सुनिए, अब जल्दी मार लेना क्योंकि जल्दी कर रहे हैं सर। फिनक्स फार्म की स्थापना की है और वहीं पर उनके जो है राजनैतिक गुरु मिले, गोपाल कृष्ण गोखले, उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि सर जी ऐसा ऐसा है, यहाँ पर हमारे साथ भेदभाव, यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव, बदवा मजदूर बनाए जाते थे, जानवरों से बदतर उनकी हालत थी। उन्होंने कहा बेटा 2 लोगों को पढ़ो, हमारे लेक्चर सर भी कहते हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब भी कहते हैं और अपने गुरु जी लोग भी कहते हैं कि आइडियल पर्सन की बारे में जानना, उनकी बुक पढ़ना बहुत बड़ा प्रेरणा देता है। तो उनके भी राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, सुझाव दिया 2 लोगों को पढ़िए, एक रस्किन और एक टॉलस्टॉय, ठीक है ना। उन्होंने पढ़ा, तब देखा रस्किन का जो अंदाज था वो भूख हड़ताल, और टॉलस्टॉय से उन्होंने क्या सीखा? सत्याग्रह। उन्होंने सत्याग्रह सीखा, चलाया, उसी का प्रयोग अक्सर इंडिया में आ जाते हैं, बहुत कुछ नहीं करेंगे। इंडिया में वापस आ गए और सर ने कहा सहयोग आंदोलन, क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था और गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जिनका पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित था। 1-2 जगह की आजादी वाली बात नहीं करते थे, तत्कालिक वाली, वो चाहते थे पूरी तरीके से ये भारत आजाद हो। वो उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी और उन्होंने जब आए तो देखा कि यहाँ के लोग कपड़े नहीं पहन पाते हैं, कपड़े नहीं उनके पास। जब चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे फुल कपड़ा पहनते थे, रात में भाषण इनका होता था, महिलाएं आती थी सुनने, थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करते चले जाएंगे, सुनने आते थे। तो कई परिवार रहता था, कस्तूरबा की पत्नी बुलाकर लाती थी, तो जो है नोटिस करते थे कि आज ये आई कल वो नहीं, कम है गांव का रहता था, लोग जाएंगे अभी तक हम बता देंगे कि कौन आया कौन नहीं आया, पर डे बुलाया जाए। तो 2 महिलाएं थी, एक दिन वो नहीं आती, एक दिन वो नहीं आती, बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? कस्तूरबा गांधी उनके घर गई
क्या प्रॉब्लम है कि एक दिन तुम आती हो, तुम वो नहीं आती है तुम्हारी बहू? उसने कहा क्या करें बाप, हमारे घर में एक ही साड़ी है, जिस दिन मैं जाती हूं उस दिन मेरी बहू घर में रहती है, और जिस दिन वो जाती है मैं घर में रहता है। गांधी जी सुने, इनको करंट लगा। सर, अमीर होनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीबों को देखकर उनकी सहायता करना, मानवता जग जाना, यह बड़ी बात होती है। सुनिए सर, अभी पोस्टर नहीं हुआ, मत थोड़ा 2 मिनट 2 मिनट अभी असहयोग आंदोलन नहीं आया, नहीं असहयोग आंदोलन में बाकी है सर, बाकी है। अगर 22 में आजाद हुआ होता तो हमारे यहाँ की स्त्रियों की दशा आज 25 साल और आगे होती। सही, थैंक यू सर, सही सही सही। लेकिन मैं बता रहा हूँ सर, 2 मिनट। और गांधी जी ने वही सोच लिया कि आज के बाद मैं भी केवल एक कपड़ा पहनूंगा, अपना निकाल दिया और सिंगल धोती में वही ओढ़ भी लेते थे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ऐसे फिर एक बच्चा आया दौड़ते दौड़ते गांधी जी के पास, मैं उनकी मिसाल दे रहा हूं। आया, कहा गांधी जी आपके पास कपड़े नहीं है। गांधी जी कहा नहीं, मेरे पास कपड़े नहीं है। क्या होगा कपड़ा? कहा पैसा कहाँ रखते होंगे? उन्होंने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं है, मुझे कुर्ता की क्या जरूरत? कहे नहीं, आप इतना लोगों को समझाते हैं, आपको एक कपड़ा चाहिए, और मेरी मम्मी कपड़ा सिलती है और हम जो है आपके लिए कपड़ा ले आएंगे। गांधी ने कहा कितना कपड़ा लाओगे? कहे 1 2 3 4। कितना आप कपड़ा पहनेंगे? गांधी जी ने कहा कि मुझे 40 करोड़ कुर्ता चाहिए, 40 करोड़। क्योंकि पूरे भारत को क्या मानते थे? अपना परिवार मानते थे। गांधी जी क्या मानते थे? अपना परिवार मानते थे। और सर जी, प्यारे बच्चों सुन लो, गांधी जी पूरा परिवार मानते थे। अभी हम बताएंगे, अभी हम परिवार का जवाब देंगे। जब उन्होंने रस्किन की किताब पढ़ी, टॉल्स्टॉय की किताब पढ़ी असहयोग आंदोलन में, और कोई भी आंदोलन होता है जो लॉन्ग टाइम टर्म तक चलता है, आप फ्रांस का इतिहास देख लीजिए, बाकायदे बुक लिखी गई है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमारे दीपेश सर 9th में पढ़ाते हैं और हम भी पढ़ाते हैं। सर जानते होंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उस समय जब हिंसा हो गई, खून खराबा हो गया, फ्रांस कभी स्टेबल नहीं हो पाया। गांधी जी वो जानते थे, पढ़े थे। उन्होंने कहा अगर हमको लॉन्ग टाइम तक भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाना है तो अहिंसा के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अगर हिंसा हो जाएगी तो उनके पास पावर है, अंग्रेजों के पास। उसका उत्तर है सर, चल रहा है, देखिए ध्यान से। उनके पास सत्ता है और हमारे लोग जब उग्र हो जाएंगे, किसी को मारेंगे, उनके पास बहाना होगा। वो अपने भारतीयों को बचाने के लिए असहयोग आंदोलन को स्थगित किए। करो या मरो के नारा में जो मरेगा वो मारेगा नहीं। करो या मरो का नारा किसने दिया? जो मरेगा वो मारेगा नहीं। संजी, ये 1940 की बात है। हाँ, तो ये 1922 की बात हम पहले कर रहे हैं। सुनिए सर, ये भी समझ लीजिए, करो मरो का नारा किसी को मारने के लिए नहीं था, वो व्यक्तिगत सत्याग्रह था। उस पर भी आते हैं। जब 1940 में गांधी जी ने, सुनिए सर, 1940 में जब गांधी जी ने देखा तमाम विरोध हो गया, तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं बनेगी, अब लोगों को व्यक्तिगत आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि तमाम तरह के विचार आए, गांधी जी के विरोध में हो गए थे, गांधी जी के विरोध में हो गए थे। और सुनिए सर, जब असहयोग आंदोलन उन्होंने स्थगित कर दिया तो गांधी जी के बड़े विरोध हो गए, और वहीं जो है स्वराज पार्टी की स्थापना कर लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल
गांधी जी के पक्ष में थे, उनके वल्लभ भाई पटेल उनके विपक्ष में आ गए। अगर असहयोग आंदोलन स्थगित नहीं किए होते, हमारे लाखों भारतीय शहीद नहीं हुए होते। नहीं सर, और शहीद हो गए होते। नहीं होते। वो एक सत्य है, आंदोलन हिंसा का जवाब हिंसा नहीं होता है। एकदम आंदोलन चरम पर था। एक एक किसान मजदूर सुनिए सब भाग सर, ले लिए थे। सुनिए सर, भारत से लेकर के इंग्लैंड तक की सरकार हिल गई थी। नहीं सर, इससे पहले 1857 की क्रांति हो गई थी। इतिहास गवाह है कि देखा गया कि भारत आजाद नहीं हो पाया, इसलिए गांधी जी चाहते थे कि ऐसा फिर न हो, इसलिए असहयोग आंदोलन देखो प्यारे बच्चे, ये महात्मा गांधी का अंग्रेजों के साथ बहुत पकड़ था। ये अंग्रेज गवर्नर के साथ मित्रवत व्यवहार करते थे। वही बातें सामने आती थी जो कोई प्रभाव नहीं डाल सके, और जो रहस्य की बातें होती थी उसको दबा दिया जाता था। और अगर समझ गए सर जी आज की परिप्रेक्ष्य से आप देख लीजिए, डीएम से कौन बात कर पाएगा? जो पढ़ा लिखा रहेगा वही बात कर पाएगा। और उस समय महात्मा गांधी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसलिए उनके जवाहरलाल नेहरू पढ़े लिखे नहीं थे। क्यों नहीं थे? वो इंग्लिश नहीं, लेकिन सबके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, एक साइकोलॉजी में है। उनको मौका दिया जाए। हाँ चलिए ठीक है, आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते आगे इसी क्रम एक में मिनट सर अब जी, 10:01 हो रहा, 15 मिनट का हो कार्यक्रम, 14 मिनट नहीं सर, टाइम बढ़ा लीजिए। अभी सर आपके उत्तर वो भी नहीं मिला कि गोडसे वाला आप बताइए कि उन्हें हम देशभक्त कहें, क्या रीजन है, इसका आप जवाब दीजिए। अभी हम तो देशद्रोही कहते हैं, कहते रहेंगे। तीसरे स्टेप में हम पहुंचे। अब हुआ क्या, इसी क्रम में सब कुछ चलता रहा। ये पुनः 30 और 31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं, जिसमें दांडी मार्च वगैरह शामिल है। और उसके बाद जनता इनके साथ थी, और इनके ही पैरेलल जनता सरदार भगत सिंह के साथ थी। और सरदार भगत सिंह की लोकप्रियता को ये अंदर से पसंद नहीं करते थे। अगर ये चाहते तो सरदार भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे। और उस समय गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च सन 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। जितनी बातों को ये कहते थे इरविन मानता चला जाता था। अगर ये चाहे होते तो सरदार भगत सिंह की फांसी को रुकवा देते। तमाम अपनी बातों को मनवा लिए, लेकिन बाद में जब ये जनता को पता चला कि ये मुद्दा समझौते में महात्मा गांधी उठाए ही नहीं, तो फिर इनको जनता दबाव देने लगी कि आप अभी फांसी रुकवाइए। तो जिस दिन फांसी होने वाली है उस दिन ये लेटर, ये फॉर्मेलिटी के तौर पर, ताकि हमारे अंग्रेज ने नाराज हो जाए, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर एक लेटर लिखते हैं। उसमें डियर फ्रेंड लिखते हैं इरविन को, डियर फ्रेंड। क्या डियर फ्रेंड फांसी नहीं रुकवा सकता है? इसका भी ये तो बड़ा ज्वलित मुद्दा है, और इस पर सर ही नहीं, जो भी हमारे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टियां हैं इसका बड़ा इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हकीकत जानती नहीं है। और जो सर ने हमारी बात की कि हमें नहीं कहेंगे हवा हवाई किए, लेकिन इतिहास हम भी सर के द्वारा पढ़ाए गए हैं, पढ़े हैं इतिहास सर। बढ़िए सर, हमको इतिहास में वही बात लिखी जाती है जिससे समाज पर कोई बहुत बुरा प्रभाव न पड़े। लेकिन हर चीज का हम आधार इतिहास ही लेते हैं सर। अगर रामायण को हम लोग कहें, महाभारत को लोग कहें, तो इतिहास को ही लेकर करते हैं। ऐसा नहीं कर, ये केवल भ्रमित करने के लिए, ताकि जो गांधीवाद है, अगर आज हम लोग जिंदा हैं तो गांधीवाद के नाते जिंदा हैं। और मैं फिर उसका बता रहा हूं प्यारे बच्चों, आप लोग भी नहीं जानते होंगे, तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती है, और हमारे कम पढ़े लिखे लोग जो हैं नेताओं के चक्कर में आकर गोडसे को भगवान मानने लगते हैं। जान लीजिए, और गांधी को वहां गलत कहते हैं कि भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवा पाएगा। सुनिए, गांधी जी अहिंसक के पुजारी थे। फांसी कैसे रुकवाए? जब
कोई भी होता है हिंदू धर्म में तो दो रास्ता पकड़ता है, एक श्री कृष्ण वाला और एक भगवान राम वाला। आप जानिए, मेरी बातों को समझिए, बड़ी ऊंची बात बता रहा हूं। दो रास्ता पकड़ता है। कृष्ण वाला रास्ता बड़ा आसान है, उसमें आप झूठ भी बोल सकते हैं, सांग रचा सकते हैं, तमाम तरह की बातों को आप कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम में वसूलों के साथ चलना रहता है, वह राह बड़ी कठिन होती है। और हमारे महात्मा गांधी जी इसी रास्ते पे थे, श्री राम, प्रभु श्री राम के रास्ते पे थे। कृष्ण की तो हजारों तरह के झूठे बोले, तमाम सांग रचाए, लेकिन प्रभु राम ने जो भी कहा, जो किया, एक मिसाल बना, आदर्श बना। और सर जी जब उन्होंने कह दिया कि मैं सत्य हिंसा का पुजारी हूं, सत्य हिंसा पे रहूंगा, और भगत सिंह उस समय गलत थे वो, और वो चाहते भी थे कि, क्योंकि गांधी जी को भगत जी भी मानते थे, भगत सिंह भी मानते थे गांधी जी को, उनके भी अनुयायी थे, लेकिन इसका प्रयास भी किया गया। हिस्ट्री है लक्ष्मीकांत का, मेरे पास भी है, उसमें लिखा गया है गांधी जी ने ये मांग रखी थी। गांधी जब 11 सूत्री मांग हुआ था तो इन्होंने आंदोलन, सरदार भगत सिंह के जो वकील थे उनकी भी पुस्तक है, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है, गांधी जी ने पूरे मन से कभी नहीं चाहा कि, अरे सर मन तो लगाए, चाहे पूरा हो जाए, ऐसा नहीं चाहिए मन वो पंचायत वकील ने किया, मन कह दिया तो मन में पूरे मन से कहे, कोई बात है आधे मन से कहेंगे, वो केवल फॉर्मेलिटी था। अब आगे सुनिए। नहीं, इसका जवाब सुनिए, बच्चे हमारे नहीं जान रहे हैं हकीकत क्या है, हकीकत तो सुनिए। अरे यार लेकिन मैं बताऊं क्या, क्यों नहीं दिया? सत्य को छिपाने के लिए भूमिका बना दे रहे हैं, सत्य को छिपाने के लिए भूमिका बना दे रहे हैं कि सत्य उसी में दब जाए। मैं भूमिका नहीं बना रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। हकीकत तो मैं बता रहा हूँ। फैक्ट है उसमें, फैक्ट है, प्यारे बच्चों सुनो, फांसी रुकवा सकते थे, 3 जून फांसी रुकवा सकते थे, फैक्ट। अरे भैया मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट, केवल 2 मिनट रुक जाइए, मैं हकीकत कह दूंगा। हकीकत मैं जानता हूँ, हम एक चाहते हैं, ये बड़ा ज्वलित मुद्दा है, लोग भ्रमित करते हैं, आप की तरह नेता भी। प्यारे बच्चों सुनो, 3 जून सन 1947 को भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। बंटवारा में ये निश्चित हो जाता है, यहाँ से भारत है, यहाँ से पाकिस्तान है। तो जो बॉर्डर के लोग हैं, वहाँ के जो पाकिस्तान में हिंदू पढ़ते हैं वो इंडिया में आते हैं। इंडिया में उनका कोई घर नहीं था, कोई निश्चित जगह नहीं थी, तो धीरे धीरे वो दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। यहाँ के जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान में जाते हैं, तो वहाँ तो सीधे सीधे अनाउंस हो जाता है, जो पाकिस्तान में मंदिर वगैरह है तुम लोग कब्जा करके, गुरुद्वारा जो है कब्जा करके रहो। और यही काम जब दिल्ली के जामा मस्जिद, अन्य मस्जिदों में हमारे हिंदू अपने बीवी और बच्चों के साथ, ठंडी का महीना है, दिसंबर का महीना है, और रहते हैं, और उसके बाद मस्जिदों के इमाम आते हैं महात्मा गांधी के पास और कहते हैं कि हमको नमाज पढ़ना है, हमारी मस्जिद को खाली कराया जा। ये पहले गोडसे खुद गांधीवादी था, गांधी के विचारों पर चलता था। आरएसएस में गांधी जी की जो कविताएं हो प्रेयर हुआ करती थी। उसके बाद हुआ क्या, ये इमाम के प्रभाव में और अंग्रेजों के प्रभाव में इतना आ गए कि पुलिस के बल पर मस्जिदों को खाली करा दिया गया। ठंडी में तड़पते हुए बच्चे, ठंडी के मारे कांपते हुए बच्चे मस्जिद छोड़ दिए, कुछ मर गए, और इस दृश्य को नाथूराम गोडसे देखता रहा। वही निश्चित कर लिया कि हमारा हिंदू है, और ये कहते हैं कि ये पूरा भारत हमारा परिवार था, पूरा भारत हमारा परिवार था। हमारे मंदिरों पर वहाँ
मुसलमान एकदम आराम से जीवन व्यतीत कर रहे थे और पूरे मस्जिद को खाली करा दिया गया, पुलिस के बल पर खाली करा दिया गया। और इस दृश्य को जब नाथूराम गोडसे ने देखा तो निश्चित कर लिया जिसको हम आदर्श मानते हैं वो अंदर से इतना कठोर है, जब तक हम इसको मार नहीं लेंगे तब तक चैन से सोएंगे नहीं। अब बताइए कहाँ चला गया? चलिए सर, बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया, सबका जवाब मेरे पास है। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, टीचर स्टूडेंट से लेकर चाहे जो हमसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। जान लीजिए, आज सर हम पूरा आज ही तो बड़ा अच्छा लग रहा है और हमारे सर जी बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हो जाती है। बहुत अच्छा है। हाँ, 15 बात हुई थी बेटा, देख लीजिए, जब गांधी जी पहले हुआ था, गांधी जी ने रखा था इस बात को, उन्होंने कहा था, लिखा था अपनी मांग में, जितने राजनैतिक कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन बात आती थी भगत सिंह जी, ठीक है, कैदियों को रिहा कर दिया जाए और भगत सिंह को नहीं, वो भी तो राजनैतिक कैदी थे। नहीं, राजनैतिक कैदी वो भी थे, राजनैतिक कैदी वो भी थे, लेकिन यही हुआ और इरविन को दबाव आ रहा था मैकडॉनल्ड का, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था 1931 में, कि अरे गांधी जी को भेजो। गांधी जी ने लिख के दे दिया कि हमारे जितने राजनैतिक कैदी हैं उनको रिहा, उसने कहा रिहा कर देंगे। अगले दिन वो चले जाते हैं लंदन। गोलमेज सम्मेलन में फर्स्ट में नहीं पार्टिसिपेट किए थे। पूछता है क्वेश्चन कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो फर्स्ट वाले में डॉक्टर अम्बेडकर गए थे, तेज बहादुर गए थे, सकरू गए थे, 3 लोग गए थे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं गए। ठीक है, करेक्ट कर लेना। उसके बाद आते हैं, लेकिन वही हाल हो गए। फिर महाभारत को हम लेंगे, जब द्रोणाचार्य को लोग नहीं मार पा रहे थे तो ये हुआ भाई कैसे मारा जाए, तो कृष्ण भगवान ने कहा भीम इधर आओ, जाकर अश्वत्थामा हाथी है उसको मार दो, और ये हल्ला हो जाएगा, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अब भीम ने वही किया, मार दिया, आकर लगे चिल्लाने, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य जानते थे कि इसकी बातों का कोई विश्वास नहीं है, झूठ बोल रहा है। उन्होंने युधिष्ठिर की तरफ कहा, क्या हथो हथा, ठीक है ना? लेकिन आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने सोचा कि कहते हाथी, किंतु हाथी, तब तक शंख बज गई। हाँ, उन्होंने कह दिया किंतु हाथी। उसी तरह हुआ सर, सुनिए, इरविन इतना सातिब था और गांधी जी, इस बात को महात्मा गांधी नहीं रीड कर पाए कि इरविन सातिब है और भगत सिंह। अरे भैया, उन्होंने ये सोचा कि हमने लिख के दे दिया है, वो भी तो इंसान है, अगर सब गुण आ ही जाता तो आदमी भगवान नहीं हो जाता। इसलिए इंसान है, कहीं न कहीं चूक तो हुई, बाद में पश्चाताप भी किए, लेकिन रीजन यही था, उन्होंने लिख के दिया था, तो गलत थे। पश्चाताप जब किए तो गलत थे। नहीं, गलत वाली बात नहीं कहा जाएगा। देखिए सर, उन्होंने उनकी कुटिलता को नहीं समझ पाया, वो कहाँ गलत थे? गांधी जी गलत थे ही नहीं, ऐसे आप कैसे कह देंगे गलत थे? नहीं समझ पाए। ये उनका पछतावा था कि हमको रिहा करवा कर तब जाना चाहिए था, लेकिन गांधी जी कभी गलत नहीं, उनको भी दुख था। और सुनिए सर, आप सुनिए सर, है भाई साहब, सुनिए, अब रह गया पाकिस्तान बंटवारे का। सर सुनिए, उसका उत्तर सुन लीजिए, अभी एक क्वेश्चन बाकी है। अब सर तो हमको बोल लेना चाहिए। देखिए, इस भारत को आजाद कराने में जितना हिंदुओं का हाथ है उतना मुसलमानों का भी हाथ है। सुनिए,
इतिहास पढ़ लीजिए। सुनिए सर, आज 1857 की, सुनिए, आजाद रहने क्यों नहीं दे रहे हैं? 1857 की क्रांति जब हुई थी तो बहादुर शाह जफर 88 साल का बुढ़ा था, पार्टिसिपेट किया था वो भी 1857 की क्रांति में, तो जेल में बंद था। उसके सामने उसके बच्चों की सर कटी हुई लाशें आई। 40 मिनट हो चुका है। और उससे क्या कहा गया कि दमदमे में दम नहीं, दमदमे में दम नहीं, और भूल रहा हूं। सुनिए सुनिए सर, बोल रहे हैं, सुनिए सुनिए, हम लिखे हैं, कोई बात नहीं है, कुछ गाना वाना हमको बहुत कम आता है। उन्होंने कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, अब जब ठंडी हुई है शमशीर हिंदुस्तान की। उसने ये कहा, अंग्रेजों ने ये कहा कि दमदमे में दम नहीं रह गया और हिंदुस्तान की शमशीर ठंडी हो चुकी है। तब बहादुर शाह जफर ने क्या कहा, गाजियों में बू, सर जाइए, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की। सत्य को दबाना चाह रहे नहीं, वह भूमिका नहीं, मैं एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ, मैं इतिहास का एग्जाम्पल देकर आपको बताना चाहता हूँ सर। तो मैं भी बता रहा हूँ। नहीं सर, पहले सुन लीजिए। अगर किसी गलत बात को बोला हो तो कोई साबित कर दे। कहीं गलती हो ही नहीं सकती सर, आपने हमको वही सिखाया है, कैसे गलती हो सकती है। जल्दी प्लीज सर, फिर 2 मिनट, क्योंकि देखिए वही कहा कि काजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की और तख्त लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। कौन कहा, बहादुर शाह जफर। तो सर जी केवल नैरो माइंडसेट से गोडसे थे और नैरो माइंडसेट से महात्मा गांधी नहीं थे, और इसीलिए इस आवेश में आकर किसी की हत्या कर देना ये कहीं की देशभक्ति नहीं है, वो देशद्रोही है, देशद्रोही रहे। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। हमारी अगली वाली जनरेशन, माने जनरेशन जो भुगत रहा वो महात्मा गांधी की देन है। जो परेशान है, अरे सर जी सुनिए, आज अपने परिवार को लोग नहीं चला पाते हैं, बड़ा लड़का उधर मुंह फुला लेता है, छोटा इधर मुंह फुला लेता है, इतने बड़े देश को यहाँ तक ले आई, यही बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति के माइंड में एक फ्लो चलता है, उसी फ्लो के तहत वह काम करता है। महात्मा गांधी के माइंड में सिर्फ यही फ्लो चलता था कि हम अंग्रेज और मुसलमान को खुश करते हुए आजादी देंगे, हमारे हिंदू नाराज होना तो नाराज होना, यही उनके माइंड में हमेशा फ्लो चलता रहा। कभी भी कट्टरवादिता देश को आगे नहीं बढ़ा सकती है, और जहां जहां कट्टर हैं वहां देख लिए उस देश का क्या हाल है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, वही तो और आप इस देश को कट्टरवादिता बना रहे हैं, हिंदू की बात कर रहे हैं। हिंदू नहीं, पूरा भारत हमारा है, पूरा भारत हमारा है। पूरे देश हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, दलितों के साथ इस्लाम में आ गया। महात्मा गांधी का माइंड सेटअप ये बीज बोया नहीं सर, एकदम। केवल 2 मिनट, 2 ध्यान मिनट। दे, आप उनकी बात कर रहे हैं जिनका कोई योगदान ही नहीं। बता दीजिए गोडसे ने किसी को थप्पड़ मारा हो, वोट से आजादी के दौरान किसी को थप्पड़ मारा हो जब मूवमेंट चल रहा था, आज उनके पास इतनी ताकत हो गई, गांधी जी को गोली मार दिए। व्यक्ति की पहचान करने में समय लगता है जब जान गया कि वास्तविक जन्म गोडसे हम कह रहे हैं ना, खुद गांधीवादी था। आरएसएस में उनकी प्रार्थनाएं होती थी महात्मा गांधी की, जो करता है। जब जान गया कि भारत में इतना बड़ा इतिहास है, महात्मा गांधी पलटने वाले हैं, तब रोका गया, नहीं तो और भी कुछ हो जाता। अरे सर उसको मारना, इतना उबाल खा रहा था तो मार दिया होता उस समय माउंटबेटन को, किसी अंग्रेज अधिकारी को मार के दिखा दिया होता पहले, तब हम जानते। लेकिन उसकी विचारधारा कट्टर थी और इसको हम नकारते हैं। तो प्यारे बच्चों सुनो, अब माउंटेन बेटन योजना के तहत बंटवारा हो जाता है, पाकिस्तान को एक अलग क्षेत्र मिलता है, इधर पाकिस्तान का जो पश्चिम बंगाल है वहां का हिस्सा मिल जाता है। अब गांधी के विचारों को देखिए, वह कहता है कि जब पाकिस्तान का इधर हिस्सा है तो पाकिस्तान को जाने के लिए एक सड़क भी होनी चाहिए, एक रास्ता भी होना चाहिए। पानी
भारत के अब कई टुकड़े हो जाए, उधर सड़क के नहीं भैया, मैंने पहले ही कहा। एक इधर वाला भाग है, और उसके बाद हुआ क्या कि वहाँ जो पाकिस्तान का क्षेत्र वो जमीन उपजाऊ नहीं, उसके डेवलपमेंट के लिए शर्त रखवा दिए माउंटेन बेटन के से मिल करके कि 75 करोड़ नगद दे दिया जाए। तो भारत के पास व्यवस्था नहीं थी, 30 करोड़ दे दिया गया, दबाव की वजह से 30 करोड़ दिया गया। वह कुटिल चाल वाला पाकिस्तान क्या करता है, उसी 30 करोड़ रुपए से वो डेवलप नहीं किया, काबाइलियों को खरीदा, काबाइली लड़ाकू जो आतंकवादी थे उनको खरीदा, और उसी के पैसे के बल पर कश्मीर पर अटैक हो गया, कश्मीर पर अटैक हो गया, हमारे कई हिंदू मारे गए, कई हिंदू मारे गए। अभी इस घटना से भी महात्मा गांधी का हृदय द्रवित नहीं हो रहा है, जो एक महात्मा के भेष में आपको दिखता है और उसका हृदय नहीं द्रवित हो रहा है। अब हुआ क्या, अभी 55 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, 55 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। वहां शांत किया जाता है, सेना को भेज करके कश्मीर को शांत कराया जाता है। आज मसला जो कश्मीर वाला है वह 30 करोड़ रुपए के वजह से हुआ। अब हुआ क्या, मामला शांत हुआ, कुछ दिन बीता, उसके बाद इनकी पकड़ थी, फिर अनशन पर बैठ गए, अनशन पर बैठ गए कि 55 करोड़ फिर दिया जाए। अब इतना दबाव बन गया क्योंकि अंग्रेजों से इनकी पकड़ थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे कि ये पैसा फिर दिया जाए, लेकिन ये अनशन का अनशनवादी व्यक्ति फिर अनशन पर बैठ गया और दबाव में आकर के फिर देना पड़ा। और आज हमारे देश में 55 करोड़ रुपए उस समय बहुत मायने रखते हैं, नहीं तो आज हमारा देश कितना डेवलप किया होता है। चलिए सर, थैंक यू। अब हमारा ये पक्ष सुन लीजिए, हमारा ये 25 सुन के बंद हो जाए। अच्छा हमारा, हाँ ठीक है सर, शुरू हो गया हम। सुन लीजिए सर, जो बात कह रहे हैं पाकिस्तान के बंटवारे की, हमने कहा नहीं, जो राम के असूलों पर चलेगा उसके रास्ते में कठिनाइयां बहुत आएंगी, वो मोह माया की बात नहीं करेगा। और भारत देश में ये कहा गया है, भारत देश के लोग जानते हैं बस देवर कुटुंबकम, पृथ्वी हमारी है, परिवार है। और इसका फैसला गांधी जी कौन करने वाले थे, गांधी जी को ब्लेम देते हैं सर। और 75 करोड़ नहीं था, ये तो सब हवाई नहीं, कदम की लिया, हम जो बता रहे हैं, हमारा भी सुन लीजिए, हमारा भी सुन लीजिए कैसे हुआ। बच्चे आप लोग भी मोबाइल देखते हो, अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, आप लोग भी सुने होंगे। नहीं, ये हम आपको गलत नहीं कर रहे हैं सर, अरे बाप रे बाप, ये बात हो ही नहीं सकता, ये बात हो ही नहीं सकता। आप कभी गलत डेटा नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस राइटर की बात कर रहा हूँ जो गोडसे को देशभक्त, आपकी बात नहीं है, आपकी गलती नहीं है। पढ़ लिख करके किसी के बारे में खुद जान सकते हैं कि वह कैसा है। ये बात मैं मानता हूँ, हाँ ये बात मानता हूँ सर, आपकी गलती नहीं है, जो लिखा रहेगा वही कहेगा। चलिए सर, सुन, पाकिस्तान में ये हुआ था, जो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई थी जमीन, तो लोग ये फैसला करी थी डीसीसी, उस समय जो कमेटी बनी हुई थी उसमें गृह मंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पीएम जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने ये कहा, पाकिस्तान वाले जिद पर अड़ गए थे कि जो पाकिस्तान वाला हिस्सा मुझे आप दिए हैं उसका हमको लैंड रेवेन्यू भी चाहिए, उसका हमको रेवेन्यू भी चाहिए और वो हमको दे दीजिए। असली बात ये है सर। और गांधी जी ने कहा भाई जब जमीन हम दे दिए तो उससे आया हुआ टैक्स जो 5 लाख का है या 5 करोड़ का है, उसको देने में क्या हर्ज है, और वो हर्ज है। उन्होंने कहा ये देना चाहिए उनके सेटल होने के लिए। ताली में मत बजाइए, देना चाहिए। और ये जब गांधी जी ने कर दिया तब वही जो है गोडसे को नागवान गुजरा, और उन्होंने आरोप लगाते हुए गांधी जी की हत्या किया कि गांधी जी मुसलमानों के पक्ष में। अब बताइए, कोई फैसला, किसी स्कूल का फैसला सब लोग ले लेते हैं एसएसटी के ही मामले में, चलिए कल से क्लास चलेगा और मैं पढ़ाता हूं तो मुझे आना ही पड़ेगा।
तो संवैधानिक पद पर अच्छे अच्छे लोग थे और सबकी सहमत से हुआ था। हाँ, इन्होंने हट किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोबारा पैसा नहीं देना चाहते थे। मैं मानता हूँ सर, कुछ कंट्राडिक्शन था, लेकिन ये बताइए वही है राम के वसूलों पर चलना, केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए हम उनके वसूलों से नहीं हट सकते। हमने जमीन दे दिया तो उसका लैंड रेवेन्यू देना लाजमी था, ये फर्ज था, ये सत्य था। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। एक आतंकवादी आकर के बच्चों को मारता रहे, हमारे पास गन हो, हम कहेंगे हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, हम उसको नहीं मारेंगे। रखे हो गया।